देखिए, मशीन लर्निंग जो है वो एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और इसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारी और टेक्नोलॉजी हैं जो इसके साथ मिली हुई हैं। जो मिसाल के तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई डेटा साइंस क्या है, फिर कुछ लोग कहते हैं कि आप ये बताइए कि डीप लर्निंग क्या है, फिर आप ये बताइए कि बिग डेटा क्या है। ये बहुत सारी जो जो इस फील्ड से करीब-करीब हैं। बाकी तो आप सुन ही रहे हैं कि आईओटी भी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है? और इसी तरह से अगर आप देखें आईओटी के साथ-साथ तो ब्लॉकचेन भी इस वक़्त बहुत हॉट टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में जाएँ तो एआई, डीएस, डीएल, बिग डेटा और इस तरह की काफ़ी और मशीन लर्निंग काफ़ी बेसिकली पॉपुलर किस्म के जो हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं। इनमें बेसिकली बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग और एसोसिएशन है। तो लेकिन हर एक को अलहदा से पढ़ाया भी जाता है, हर एक की अपनी-अपनी क्लासें होती हैं। जैसे बिग डेटा अपना एक अलग टूल है, डेटा साइंस अलग टूल है बिल्कुल, ठीक है? इसी तरह एआई अलग पढ़ाई जाती है और डीएल अलग पढ़ाया जाता है। मशीन लर्निंग हम पढ़ने जा ही रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ एसोसिएटेड भी हैं। तो अब क्या एसोसिएशन है वो मैं आपको आस्ते-आस्ते बताऊँगा कि जैसे अगर हम एआई, मशीन लर्निंग और डीएल को देखें तो इसकी डायग्राम आपने कई दफ़ा देखा होगा कि एआई इज़ अ सुपरसेट। ठीक है? एआई जो है सुपरसेट है, सबसे पहले बनाया गया। उसके बाद फिर इसका सबसेट निकाला गया जिसको हमने एमएल यानी मशीन लर्निंग कहा और फिर इसका भी सबसेट हमने निकाला जिसको हमने बाद में डीप लर्निंग कहा। ये बिल्कुल मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ऐसा है, जैसे कभी आपने तो ख़ैर बी कंप्यूटर साइंस के तो कुछ लोगों ने पढ़ भी लिया होगा कि बिल्कुल ऐसा है जैसे सबसे पहले जो लैंग्वेज बनी थी ना, कंप्यूटर बनाने के लिए वो ट्यूरिंग मशीन था। ट्यूरिंग मशीन के बाद जो है ना वो बेसिकली सीएफजी बेस्ड लैंग्वेजेस बनी। सीएफजी आपने पढ़ी होगी, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, सीएफजी बेस्ड। और उसके बाद फिर जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन बनी। ठीक है? बिल्कुल मुझे जब मैं इसको पढ़ाता हूँ तो ऐसे ही लगता है कि जो सबसे टॉप और बिल्कुल हाई मोस्ट लैंग्वेज थी वो ट्यूरिंग मशीन थी। लेकिन उसके बाद सीएफजी और रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ठीक है? ये अनियन जो हम बनाते हैं तो हम इसको क्यों बेसिकली इसकी ज़रूरत महसूस इसलिए ज़रूरत महसूस हुई। एक तो ये कि ट्यूरिंग मशीन उस ज़माने में जो बनी, इसके पास ये एबिलिटी थी कि वो हर काम कर सकता था। यानी ट्यूरिंग मशीन जो हम पढ़ते हैं, इसके पास ये बेसिकली कैपेबिलिटी है, ये पावर है कि आज का कंप्यूटर चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, जो काम कर सकता है ट्यूरिंग मशीन कर सकती है। 1926 में गालिबन या इसी तरह से आसपास जो है ये ट्यूरिंग मशीन, एक थ्योरेटिकल मशीन बनाई गई थी जिसको देख के कंप्यूटर बनाया गया और कंप्यूटर इतना फास्ट हो गया, लेकिन कोई नया काम नहीं कर सका वो। जो काम ट्यूरिंग मशीन उस ज़माने में करती थी वही काम करता। हाँ, एफिशिएंट हो गया, तेज़ हो गया, लेकिन स्लो बहुत है ट्यूरिंग मशीन। तो इस वजह से सीएफजी और आरई को अलग कर लिया गया। सिमिलरली यहाँ पे एआई एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी, बहुत बड़ा इसके अंदर जो है वो, यानी इसके अंदर अगर देखा जाए तो डेप्थ फर्स्ट सर्च भी इसी में आता था। और डेप्थ फर्स्ट सर्च अगर आप एल्गोरिथम याद हो आपको, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च भी इसी में आ रहा है। तो फिर हमने क्या कहा कि इसमें इस एआई में से कुछ ऐसे पार्ट्स जो बिल्कुल एक अलग क्लस्टर बना रहे हैं, उनको हम अलग करके मशीन लर्निंग की कैटेगरी में डाल देते हैं। यानी वो एल्गोरिथम जिनको चलाने के लिए हमें कुछ ट्रेनिंग करनी पड़ती हो, वो बेसिकली हम मशीन लर्निंग में ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है ना? वो एल्गोरिथम जो अपने आप को ट्रेन करके, लर्न करके जो है चलाते हो, वो मशीन लर्निंग। वो है एआई के, लेकिन उनका एक क्लस्टर है इस तरह के एल्गोरिथम्स, तो उसको मशीन लर्निंग कहा जाने लगा। तो एआई है तो एआई ही, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड एआई है जो कि बेसिकली मशीन लर्निंग के अंदर आता है। और इसी तरह से डीप लर्निंग में अगर बहुत ही ऊपर सरफेस के अंदर कहा जाता है कि मशीन लर्निंग के ऊपर एक रैपर चढ़ा दिया गया है जो इस बात को इंश्योर करता है कि आप सेल्फ लर्नर भी हो गए। मशीन लर्निंग सेल्फ लर्नर नहीं होता। ये बेसिक अब कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो सेल्फ लर्नर हैं, लेकिन एक दफ़ा जो लर्न कर लिया जाए बस वही लर्निंग हो जाती है। लेकिन डीप लर्निंग के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सेल्फ लर्नर भी होता है, कि वो अपनी गलतियों से सीखता भी है। तो होते हैं तो बैकग्राउंड में मशीन लर्निंग ही है, लेकिन उसके ऊपर सेल्फ लर्निंग के लिए कि तुम्हें लर्न करना है, डीप लर्निंग लगा दी जाती है। इसके लिए न्यूरल नेटवर्क इज़ द बेस्ट बेसिकली। और न्यूरल नेटवर्क के न्यूरॉन्स बेसिकली मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम पे ही डिपेंड करते हैं। यानी अगर आपने कभी कहा हो कि भाई न्यूरॉन्स हैं, हम डीप लर्निंग पे काम कर रहे हैं और एएनएन पे काम कर रहे हैं और वो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क है, तो न्यूरल नेटवर्क के जो न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली अगर आप देखें तो वो न्यूरॉन्स तो
बेसिकली अगर हम देखें तो वो तो उसके अंदर जो न्यूरॉन्स है वो तो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम ही है ना। तो इसलिए बेसिकली ये इस तरह सब कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। डेटा साइंस और बिग डेटा बेसिकली ये एक अलग कैटेगरीज है जो हम आस्ते आस्ते उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि पार्ट बता दूंगा कि क्या काम इसका है। तो इसलिए इसमें हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं जो मिडिल ऑफ द पार्ट है। whenever you go for the deep learning it will be helpful, मशीन लर्निंग बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा, हम कहते हैं कि डीप लर्निंग बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, लेकिन कैगल के 2019 में कैगल के जो कंपटीटर हैं उन्होंने जितने प्राइजेस जीते हैं वो सारे मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम लगा के जीते हैं। डीप लर्निंग का कोई एल्गोरिथम नहीं लगाया गया। तो क्या वजह थी इसकी, तो वो भी हम देखेंगे कि भाई क्या रीजंस थी मशीन लर्निंग में, ऐसी क्या पावरफुलनेस है जो कि बेसिकली डीप लर्निंग से हासिल नहीं की जा सकी। तो अब मशीन लर्निंग होता क्या है, आइए उसको सीखते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम क्योंकि फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे, कोई बात समझ नहीं आए पूछ लीजिएगा आप। यहाँ पे कहता है कि लर्निंग का जो वर्ड है बेसिकली द एबिलिटी टू इम्प्रूव द बिहेवियर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। बिहेवियर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस क्या मतलब कि आप अपने एक्सपीरियंस से जो है वो लर्न करते हैं, और जो एक्सपीरियंस आपको दिया जाता है उससे आप सीखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई आपने जॉब शुरू की, कोई बात नहीं अभी तो ये फ्रेश है, आस्ते आस्ते उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा और काम करना सीख जाएगा। बच्चा जो है वो बोलना सीखता है तो आस्ते आस्ते वो चीज़ों को अपने अंदर दुनिया में जब आता है तो उसको कुछ नहीं पता होता, फिर वो आस्ते आस्ते अम्मी को, अब्बू को, बहन भाइयों को, फिर घर को, फिर इस तरह से अपने अहबाब को जो है पहचानना शुरू करता है। तो उन लोगों की शक्लों को ट्रेन करता है अपने दिमाग में, कि जब कोई कहता है कि ये अम्मी है, सब कहते हैं ये अम्मी है, तो वो उस शक्ल को और नाम अम्मी को अपने पास ट्रेनिंग कर लेता है। अब वो सिर्फ सिर्फ शक्ल को नहीं करता, बाज आस्ते आस्ते वो उनकी आवाज़ को भी कर लेता है, उनकी चाल को भी कर लेता है। तो जब कभी ऐसा होता है कि अम्मी कभी आवाज़ दे, वो अकेला बैठा हो, तो वो उसको पता होता है कि अम्मी ही की आवाज़ है, तो वो वॉइस की भी ट्रेनिंग कर लेता है, कदमों की आवाज़ की भी ट्रेनिंग कर लेता है, इसी तरह शक्ल की भी ट्रेनिंग कर लेता है। तो ये बेसिकली आस्ते आस्ते ट्रेनिंग कर रहा होता है जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने लोग उसी मतलब फीमेल को अम्मी भी कह रहे होते हैं और अम्मी कह के जो है उसको ट्रेनिंग इसके अंदर हो रही होती है। इसी तरह से आप अगर किसी बच्चे को देखें तो बिल्ली को बिल्ली और डॉग को डॉग ही कह रहा होता है, क्योंकि वो आस्ते आस्ते उसकी ट्रेनिंग करता है। तो बेसिकली एक है ह्यूमन लर्निंग और एक है मशीन लर्निंग। ह्यूमन लर्निंग के अंदर वो एक्यूरेसी और वो पावर नहीं है जो हम मशीन लर्निंग के अंदर कर सकते हैं। यानी बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो ह्यूमन को जो है वो लर्निंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे फिर हम मशीन लर्निंग, तो ये 2 तरीके हैं, एक जो हम लोग लर्निंग कर रहे होते हैं, एक वो जो है मशीन लर्निंग करा रहा होता है। एरर के चांसेस दोनों में होते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम जो है वो अगर किसी जुड़वा भाई 2 भाइयों को या 2 बहनों को देखें तो गलती कर सकते हैं। लेकिन अगर मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लगाया तो हो सकता है इसके चांसेस कम है कि वो उन दोनों के दरमियान रिकॉग्नाइज करने में गलती करेगा, अच्छा ट्रेनिंग हो गया तो। अच्छा जी, इस डेफिनेशन के हिसाब से टॉम मिचेल की जो बुक हमने कोर्स आउट को अपने कोर्स में रखी हुई है, जो टॉप मोस्ट वो है, तो वो बेसिकली टेक्स्ट बुक है ये हमारी। तो वो कहता क्या है, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। कहता ये है कि आपके पास जो है वो 3 स्टेप के ऊपर ये डेफिनेशन है, 3 स्टेप के ऊपर। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपने एक्सपीरियंस से लर्न करता है और उसको ई कहा गया है। विथ रिस्पेक्ट टू सम टास्क, ये बिल्कुल कंप्लीट बात है कि लर्निंग स्पेसिफिक टास्क की होती है। मैं अगर यहाँ पे रुक के आपको समझाने की कोशिश करूँ तो एक बस ड्राइवर जो है वो बस चलाने का एक्सपीरियंस हासिल करता है। तो चलाना टास्क क्या है? बस को चलाना, और उसी को पहली दफ़ा चलाएगा, दूसरी दफ़ा चलाएगा और रोड पे जब जाएगा तो कई एक्सपीरियंसेस उसके होंगे। लेकिन बस चलाने वाला इतना अच्छा कलर नहीं कर सकेगा दीवारों पे जितना अच्छा जो है वो एक कलर करने वाला कलर करता है। और कलर करने वाला यकीनन उसके पास जो है वो बस चलाने की वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो जो काम है उसका एक्सपीरियंस लेना। तो अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई विथ रिस्पेक्ट टू सम टास्क। टास्क कंप्यूटर के हवाले से क्या है? कंप्यूटर के हवाले से ये है कि भाई ये जो ईमेल आई है इसको स्पैम में रखना है या फिर उसको इनबॉक्स में रखना है। अब कंप्यूटर को क्या पता कि इस उसके ईमेल के प्रोग्राम को क्या पता कि मुझे इस वक्त जो ईमेल मेरे पर हिट हो रही है ये स्पैम है या फिर ये इनबॉक्स की ईमेल है।
समटाइम आप देखते होंगे कि आपकी बहुत काम की ईमेल भी स्पैम हो जाती है और आप दोस्त को फ़ोन भी करते हैं कि भाई देखो गलती से वो उसमें तो नहीं चलेगी। अब गलती से उसमें चली कैसे गई? क्योंकि वो आपकी जो ईमेल की ट्रेनिंग हुई थी वो अच्छी नहीं हुई थी। तो ये वो टास्क है और इस टास्क के बेसिस पे एक्सपीरियंस है। जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जितनी अच्छी ट्रेनिंग हुई होगी तो ये गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो दोबारा पढ़ रहा हूँ, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई, ठीक है? विथ रिस्पेक्ट, मैं भी इसका दूसरा नाम भी लेता हूँ एक्सपीरियंस का, विथ रिस्पेक्ट टू सम टास्क, ये हमेशा किसी टास्क के लिए होगा। अच्छा, अब कितना अच्छा ये एक्सपीरियंस इसका है उस टास्क के लिए, इसके लिए कोई मेट्रिक्स होना चाहिए कि भाई इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। 100 ईमेल आई जैसे मिसाल के तौर पे याहू पे, और 100 में से 20 गलत क्लासिफाई हो गई। गलत क्लासिफाई का मतलब क्या हुआ कि जो स्पैम की थी वो इनबॉक्स में कुछ आ गई और कुछ इनबॉक्स वाले स्पैम में चली गई, तो गलत क्लासिफिकेशन हो गई। तो ये बात किसी ना किसी मेट्रिक से पता चलेगी ना कि भाई इतनी भेजी थी और इतनी हुई, तो हमने एक्यूरेसी निकाल ली, या और दूसरे भी मेजरमेंट के तरीकेकार हैं वो निकाल लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बस ड्राइवर ने बस चलानी शुरू की, खुदा ना खास्ता किसी वक्त जो है वो जंप पे गलत, गड्ढे पे गलत, गलत कटिंग कर ली, तो इसका मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस भी तो मेजर होनी चाहिए ना। तो हमेशा जब भी कोई एक्सपीरियंस लेता है उसकी परफॉर्मेंस मेजर होती है और वो स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। कि अगर आपने ईमेल क्लासिफिकेशन के लिए कोई कोड लिखा है तो डेफिनेटली वो ह्यूमन रिकग्निशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली आप कहते हैं कि, दोबारा पढ़ रहा हूँ, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न एक्सपीरियंस फ्रॉम एक्सपीरियंस ई विथ रिस्पेक्ट टू सम टास्क टी एंड सम परफॉर्मेंस मेजर पी, तो और उसकी परफॉर्मेंस मेजर की जाए जिसका नाम है पी। ठीक है, अब ये तीन चीजों पे मिलके बना क्या कि अच्छा, एक्सपीरियंस का मैंने कहा था दूसरा नाम बताऊंगा, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली ट्रेनिंग और लर्निंग। एक्सपीरियंस को हम अपने अपने मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग कहते हैं या लर्निंग कहते हैं। So this is also called training or learning. It means the computer program is set to learn E with respect to some tasks T and some performance measure P, कि कितनी performance उसकी रहे। If, अब इसको consolidated definition दे रहा है, if its performance on T, T क्या है? Tasks, उस टास्क के ऊपर as measured by P improve with the experience E, यानी उसकी परफॉर्मेंस उस टास्क के लिए, उसकी परफॉर्मेंस यानी उसकी ये जो पी है ये इंक्रीज हो सकता है, बेहतर हो सकता है उसके एक्सपीरियंस के साथ साथ। आपको ये बात, जुमला बिल्कुल आम जिंदगी वाला बिल्कुल इस तरह ही होता है कि इसके एक्सपीरियंस, मतलब अब हमारी ट्रेनिंग की क्या बात है कि मैं एक शख्स को ट्रेन करना चाहता हूँ, और सुनिएगा, उसका एक फेस है, माजरत के साथ ये ऐसे मैं रैंडम फेस बना देता हूँ, उसका एक फेस है। तो अब हम कहते हैं कि एक मशीन जो है वो बेसिकली इस फेस को रिकग्नाइज करेगी, हमारी मशीन जो है वो इस फेस को रिकग्नाइज करेगी कि ये कौन है। ठीक है, इसको रिकग्नाइज करेगी तो इसका मतलब है इसका ये वाला फेस या तो इसमें होगा या नहीं होगा। ठीक, अगर वो इस वाले फेस को यहाँ लेके जाता है और ये तस्वीर इसके अंदर पहले से ट्रेन हुई हुई है, तो अगर पहले से ट्रेन हुई हुई है और उसके बावजूद भी मशीन इसको रिकग्नाइज ना कर सके, तो इसका मतलब है कि इसके एक्सपीरियंस कम है। एक्सपीरियंस कम है का मतलब ये हुआ कि आपने जितनी तस्वीरों से ट्रेनिंग कराई है वो इनफ नहीं है इसको रिकग्नाइज करने के लिए। शायद समझ आ रही हो बात आपको कि एक्सपीरियंस का मतलब हमारी आम जिंदगी में तो समझ आता है, इसमें कैसे एसोसिएट होगा वो समझाना चाह रहा हूँ। कि मिसाल के तौर पे ये तस्वीर यहाँ गई रिकग्नाइज होने के लिए, ये तस्वीर यहाँ पे ट्रेन हुई हुई थी पहले से, यानी ट्रेन थी ये तस्वीर। ऐसा ही जैसे ऑफिस में आप जा रहे हैं, थंब इंप्रेशन, फेस रिकग्निशन, जिस तरह भी आप जा रहे हैं अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, किसी वक्त आपकी मशीन कह दे कि आप तो इस यहाँ के एम्प्लॉय नहीं है, आप कहेंगे मैंने तो थंब दिए थे उसको, तो वो कह रहे नहीं आप तो यहाँ के एम्प्लॉय नहीं है। तो उस बेसिस के ऊपर आपने कहा कि ये मैंने मैंने इसको यहाँ पे तस्वीर दी थी और इसकी ट्रेनिंग भी कराई थी। ट्रेनिंग इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, दिया था उसको मैंने कि भाई ये लोग आएंगे, और उसके बाद वो आदमी आया भी, लेकिन फिर भी ये इसको रिकग्नाइज नहीं कर सका। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो बेसिकली बेहतर नहीं है। तो आप मजीद एक्सपीरियंस हासिल करें, और मजीद एक्सपीरियंस अच्छे एल्गोरिथम से हो सकता है, अच्छी तस्वीरों मजीद और दिए दी जाए तो हो सकता है इस तरह से, ताकि हम किसी किस्म की मिस क्लासिफिकेशन की तरफ ना जाएं। दिस इज कॉल्ड बेसिकली एक्सपीरियंस इन आवर मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में लर्निंग या ट्रेनिंग का वर्ड इस्तेमाल होता है एक्सपीरियंस की जगह, बाकी तो ठीक है दोनों वर्ड्स। ठीक है ना भाई? तो हाँ, इन्होंने सवाल किया बेसिकली ये तस्वीरें कहाँ से आएंगी? डेटा सेट होती है जो आप जमा करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट डिफरेंट तरीकों से हासिल किया जाता है। थंब है, सिग्नेचर है, जिस तरह की भी आप डेटा सेट करेंगे तो डिफरेंट जगहों से आप गेन करते हैं।
ठीक है, तो ये डेटा सेट, और सिर्फ डेटा सेट पे डिपेंड नहीं करता, वेन एवर यू आर बेसिकली डूइंग द एक्सपीरियंस, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एन एल्गोरिथम, कि आप उसकी उस डेटा सेट की ट्रेनिंग किस एल्गोरिथम से करा रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रेनिंग हमारी तो दिमाग में ऑलरेडी एल्गोरिथम फिट है ना, लेकिन आप जब ट्रेनिंग करेंगे, आप कहेंगे ये लो तस्वीर और इसकी ट्रेनिंग कर दो, ट्रेनिंग कर दो, तो देयर शुड बी सम एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम इज वेरी पावरफुल, शुड बी वेरी पावरफुल, वो अच्छे तरीके से इसकी ट्रेनिंग कर सके। इस डेफिनेशन में कोई इशू तो नहीं है। कभी आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द मशीन लर्निंग, आप कहेंगे मशीन लर्निंग बेसिकली इज एन एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू सम टास्क, ठीक है, मेजर टू अ परफॉर्मेंस। तो ये दिस इज कॉल्ड बेसिकली मशीन लर्निंग, इज वेरी इजी डेफिनेशन, कितना मसले वाली बात नहीं है, और यही हमारी जिंदगी का हिस्सा भी है। देखें, ये अब हम बहुत सारी जगहों पे ना स्लिप हो जाएंगे, इसलिए हम, नाम पूरा नहीं आ रहा, मोहम्मद क्या नाम है तुम्हारा, तो वसीम है कौन है, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम बेसिकली बिल्कुल ऐसा है कि हम इसकी अगर प्री प्रोसेसिंग कर दें, फला कर दें, हम तो जनरल बात कर रहे हैं अभी, वो तो सारी चीज़ें एक अपनी अलग बात है। ठीक है भाई, अच्छा जी, आइए आगे जाते हैं। आप लोगों में किसी की बात गलत नहीं है, और मैं आपसे कह रहा हूँ ना, काफ़ी एक्सपर्ट लोग यहाँ पे मौजूद है, मुझे थोड़ा सा ये भी खुशी भी हो रही है कि हमें कोर्स पढ़ाने में आसानी होगी। एनी फिक्स और स्पेसिफिक अमाउंट डेटा सेट इज रिक्वायर्ड, नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ बेसिकली फिक्स के कितने, एक आइडिया होता है कि मतलब इतना अमाउंट हो डेटा सेट का जिससे ट्रेनिंग अच्छी हो जाए, तो वो हम डेटा सेट और टास्क के ऊपर डिपेंडेंट करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आप 100 देंगे ही तो अच्छा होगा, 100 से कम देंगे तो अच्छा नहीं होगा, दिस इज नॉट बेसिकली टारगेटेड ना। अच्छा जी, अब आइए अगली बात करें, यहाँ तक आगे, यहाँ तक समझ आ गई बात। सपोज योर ईमेल, सर डेटा साइंस में भी तो सेम फेनोमेना यूज होता है, हाँ, वर्चुअलिज्म डेटा साइंस में डिफरेंट काम है, मैं आपको डेटा साइंस अगर समझाऊं ना तो वो डिफरेंट चीज़ है, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा डेटा साइंस का मशीन लर्निंग से क्या कनेक्शन है और किस तरह ये डिफरेंस है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूँ, ठीक है ना। अभी हम इसको मशीन लर्निंग पे रहने देते हैं, और फिर मैं किसी वक्त आपको अभी इसी आज ही के दिन समझा दूंगा कि व्हाट इज और व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। अच्छा जी, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो, बाउंड्री पता, ओवरलैपिंग होगी कहीं हो सकता है, लेकिन बिल्कुल क्लियर हो कि हमें कॉन्सेप्ट, कि हम इस वक्त मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, सपोज योर ईमेल प्रोग्राम वॉचेस, ये मैंने अभी एग्जांपल दे भी रहा था आपको, योर सपोज योर ईमेल प्रोग्राम वॉचेस विथ ईमेल्स यू डू और डू नॉट मार्क एज स्पैम, आप थोड़ी करते हैं, ये तो ईमेल करता है ना कि भाई कौन सी स्पैम है और कौन से स्पैम नहीं है, एंड बेस्ड ऑन दैट लर्न हाउ टू बेटर फिल्टर स्पैम, और उसके बेसिस पे आप, सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आपको कोई ईमेल स्पैम में रखनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, तो आप क्या करें, कोई ईमेल आई है तो आप उसको स्पैम में मूव कर दें, तो वो लर्न कर जाता है ऑटोमेटिकली, वो मशीन जो है ईमेल की लर्न कर जाती है कि इस जानिब से, इस तरफ से आने वाली या इस टाइटल की इमेज जो है, ईमेल जो है वो स्पैम होती है, तो वो लर्निंग कर रहा है। व्हाट इज द टास्क टी इन द सेटिंग, इसमें टास्क टी क्या है, आप बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं, सवाल पूछा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, लेकिन दिस इज द क्वेश्चन, what is a task T in this setting? Yani suppose your email program watches with email you do or do not mark as spam and based on that learn how to better filter spam. बताइए जी, टास्क क्या है इसके अंदर करने का, बहुत आसान है, आप कहेंगे भाई ईमेल प्रोग्राम को, बिल्कुल सही आंसर आ रहे होंगे जी, बिल्कुल सही है, ठीक है, टास्क टास्क ये है, माशाल्लाह बेहतरीन है जी, सही है सहर अली, तो टास्क ये है कि आप ईमेल को बेसिकली देखना चाहते हैं कौन से स्पैम है, कौन से, अब इसकी, अब इसमें बताइए, इसमें बेसिकली एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस किसको